जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज है क्लास नंबर 3 और जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन आर्मी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे चांस हैं एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्लास आपके जीडी के लिए, आर्मी टेक्निकल, ट्रेड्समैन, क्लर्क और जितने भी हैं वुमेन जीडी, ये सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और पीडीएफ मिलेगा कहाँ पर? तो ये जो आपको कॉर्नर पे टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और जिससे आप अच्छे से रिवाइज करके सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्लास की तरफ और समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो सर, पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि शक्ति, शक्ति मतलब पावर यूनिट पूछ रहा है, पावर का यूनिट क्या होता है। तो देखो, पावर का यूनिट अगर हम चाहें तो बना भी सकते हैं और क्या होता है इसका फॉर्मूला। ओके, तो अगर इसका हम फॉर्मूले की बात कर लें तो क्या होता है, पी बराबर में शक्ति, तो ये होता है शक्ति बराबर पावर बराबर क्या होता है, अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब वर्क का यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम। ओके, ऐसा यूनिट हमको कहीं दिख नहीं रहा है। जबकि एक इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वाट भी होता है। क्या होता है, बोलोगे भैया इसका एक यूनिट वाट भी होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है और वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इसका फॉर्मेट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और ये जूल किसका होता है, ये तो अभी पता चला, ये ऊर्जा का होता है या वर्क का होता है। ओके, किसका होता है, डब्ल्यू मतलब वर्ग का होता है। न्यूटन किसका होता है, बोलोगे भैया फोर्स का होता है। और पास्कल किसका होता है, प्रेशर होता है, मतलब पी का होता है। ओके, सो दैट इतना तो क्लियर हुआ आपको। और सारे क्वेश्चन इसमें हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, जिससे आपके जो और ये क्वेश्चन 12 हैं, जो कि अगर हम सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है हमसे, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। मतलब ध्वनि को जो हमारा लाउडनेस होता है उसको किससे मेजर किया जाता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो न्यूटन, अभी न्यूटन भी हमने चर्चा किया, बात किया कि न्यूटन किसका होता है। तो बोले कि भैया ये हमारा किसका होता है, फोर्स का होता है। किसका होता है, फोर्स का। ओके, डेसिबल, जो कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल, ध्वनि को किस में मापा जाता है, इसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल। ओके, कितना होता है, डेसिबल। ओके, और यहाँ से अगर हम बात करें कि जो हमारे सुनने की रेंज में आती है तो कितना होता है, कि जिसको हम सुन सकते हैं, तो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर, कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 के हर्ट्ज, के का मतलब होता है किलो, या इसको हम हजार भी बोल सकते हैं। तो 20,000 से 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको हम सुन सकते हैं। इससे कम वाली रेंज को नहीं सुन सकते और ऊपर वाले को नहीं सुन सकते। ये मतलब ओवर हो जाता है और ये लो रहता है जो 20 से कम होते हैं। चलो, क्लियर हुआ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। अब बात करते हैं जर्मनी की मुद्रा, तो इससे भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं आर्मी में। और इसको भी आपको क्लियर करके जाना है, ये टॉपिक पूरा पढ़ के जाना है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आप पढ़ लेंगे, जिसका हम कॉन्सेप्ट भी करवा देंगे, तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो जर्मनी का ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पेसो, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है डॉलर, सी दे रखा है यूरो, और फोर्थ ऑप्शन जो कि लास्ट है, येन। बताइए इसमें कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर, जर्मनी की मुद्रा। ओके, तो जर्मनी की मुद्रा यहाँ से हमें क्या पता चलती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यूरो, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इस पे आप इस पे टिक कर सकते हैं और इसका सही आंसर भी यही बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलो, अब इसके बारे में हमने बात कर लिया कि जर्मनी की मुद्रा तो बात कर ली क्या होती है, यूरो। अब हमें इसकी राजधानी भी पता होनी चाहिए। तो राजधानी इसकी क्या होती है, बोलोगे भैया राजधानी इसकी बर्लिन होती है। क्या होती है, बर्लिन इसकी राजधानी हो जाएगी। सो दैट ये भी आपका क्लियर हुआ, इसकी राजधानी भी आपको क्लियर करना है। तो जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगी, बोलो, यूरो हो जाएगी। और जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन। ओके, क्या हो जाएगी, बर्लिन। यहाँ से थोड़ा करेक्ट करते हैं इसको।
क्या हो जाएगा यहाँ से बर्लिन। ओके, ये आपको क्लियर करना है, बर्लिन। ओके, चलो बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय कौन से युग में इसका निर्माण या स्थापना हुई थी, इसकी ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मौर्य, कुषाण और गुप्त और पाल। ये सारे हमें क्या दे रखे हैं, काल दे रखे हैं या युग दे रखे हो, तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पता चलता है कि हमारा जो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, गुप्त काल। ओके, गुप्त काल में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी। अब चलो, इसका गुप्त काल तो ये जान लिया कि गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय पहले तो पढ़ते हैं कि ये है कहाँ, तो ये बताएं अगर हम, तो ये हमारा कहाँ पर है, बिहार में है। बिहार में राजधानी पटना पे ये पड़ता है, कहाँ पे, बिहार में। कहाँ पर पड़ता है भैया, बिहार में। बिहार में कहाँ, बिहार की राजधानी पटना। ओके, पटना में ये इसका पड़ता है। अब ये गुप्त काल में बना था, ये किसने बताया। ओके, और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो वेन सॉन्ग था, जो चीनी यात्री था आया था, ओके, तो इसने अपनी पुस्तक में, इससे पुस्तक मतलब इसकी जो बुक है, इससे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, मतलब इन उसमें लिखा है कि इसका स्थापना किसने करवाया था, सक्रादिव्य ने, जो कि इसकी स्थापना करवाई थी। किसने, सक्रादिव्य ने इसकी स्थापना करवाई थी। ओके, सो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखने हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, मूव करते हैं। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में नहीं बनते हैं, बट इससे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन लाने से क्या होता है कि आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। ओके, जैसे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो इसमें करेक्ट होगा वो भी आपको पता चलेगा, और जो इनकरेक्ट होगा वो तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं है। इससे आपको एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ओके, तो बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें जिसके सामने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है, तो इसमें बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, जैसे हिंदू धर्म गीता से रिलेटेड है, मुस्लिम धर्म कुरान से रिलेटेड है कि नहीं, बौद्ध धर्म जो धम्मपद से रिलेटेड है कि नहीं, और जैन धर्म जो कि है बाइबल से रिलेटेड है कि नहीं है। तो पता करिए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। अगर आप बताएंगे तो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म, जो कि बाइबल के लिए नहीं बल्कि बाइबल किसके लिए फेमस है। अगर हम बाइबल की बात कर लें तो बाइबल की यहाँ से हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि बाइबिल। अब ये बाइबिल किसका है, बताइए ये बाइबिल किसका, तो बाइबल, बाइबिल ये हमारा ईसाई धर्म का है, ईसाई धर्म का बाइबिल है। ओके, ईसाई धर्म का बाइबिल। तो अब बात करो भैया जैन धर्म क्या होता है, तो जैन धर्म का क्या होता है, जैन धर्म का हो जाएगा यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो जैन धर्म का क्या हो जाएगा, तत्वार्थ सूत्र हो जाएगा क्या, ये इसका क्या हो जाएगा, बाइबिल का करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आए। ये आप क्या करते हैं, कॉपी में अपने नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो मूव करते हैं। तो यहाँ से अगर हम पहले बात कर लें कि बाइबिल जो कि हिंदू धर्म का गीता है, मुस्लिम धर्म का कुरान, बौद्ध धर्म से रिलेटेड करता है धम्मपद, और जैन धर्म से कौन सा हो जाएगा, तत्वार्थ सूत्र, और जो इसमें बाइबिल है वो इनकरेक्ट है, तो बाइबिल कैसे रिलेटेड करता है, ईसाई धर्म से। ओके, जो कि ईसा धर्म के सॉरी ईसा मसीह के जन्म के बाद चला, ये ईसाई धर्म हो गया। ओके, ईसा पूर्व, ईसाई मतलब आपने समझा होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। ओके, यहाँ से क्या बोला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। देखो, मानव धर्म में सबसे पहले कौन से धातु का यूज किया गया था, किस मेटल का उपयोग किया गया था, किस मेटल का यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। ओके, सो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि ऑप्शन नंबर ए जो सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा और लोहा, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए यहाँ से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, होप दैट आपने अपने एग्जाम में जो इसके फॉर्म चल रहे हैं तो आपने फिल कर रखे होंगे। ओके, और जिन्होंने भाई ने नहीं फिल किया है तो कर लो, क्योंकि क्या होता है लास्ट टाइम में साइडें बिजी चलने लगती हैं तो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आती है, फिर आपको नेक्स्ट इनटेक का वेट करना पड़ता है। तो क्यों, अगर फॉर्म फिल ही करना है हमें तो फिर क्यों हम वेट करें और जल्दी से फॉर्म को फिल कर लें। ओके, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इसका
तांबा है, तांबा देखो 2 चीज़ों से मिलकर बना था इसलिए इसको यूज़ किया गया था, ओके। टिन भी इसमें यूजेस था। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन-सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से पता चलेगा कि हमारा तांबा जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो जिसमें इसमें क्या मिला होता था, टिन भी इसमें लगा होता था, तो ये 2 धातुओं से मिलकर बनता था, ओके। सर्वप्रथम क्या यूज़ में लाया गया था? तांबा लाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मतलब उनको क्या नहीं मालूम था? तो ओके, किस बारे में उनको नहीं पता था, वैदिक काल के लोगों को किस फसल के बारे में नहीं मालूम था। तो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है हमें, पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि जौ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल और ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। ये 4 में ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अगर हम देखें तो चावल और गेहूं के 7 क्षेत्रों में मिलते हैं, ओके। जैसे कि उसमें गोधुम लिखा है, आपने पढ़ा होगा, और चावल को क्या लिखा गया है, ब्राही लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ब्राही। तो इनके 7 क्षेत्रों में मिलते हैं, बल्कि तंबाकू का कहीं हमें रिलेट उससे कहीं भी उसमें वर्णन नहीं किया गया। तो यहाँ से पता चलता है कि तंबाकू जिसके बारे में उनको नहीं पता था, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि वैदिक काल के लोगों को तंबाकू बारे में नहीं पता था, नहीं मालूम था, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। आपको संविधान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो कैसा क्वेश्चन है ये कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? मतलब संविधान में जो नागरिकता है, नेशनलिटी है, उसके बारे सॉरी नागरिकता, ओके। सो किसके बारे में, मतलब किस भाग में इसका उल्लेख वर्णन किया गया है, उल्लेख मिलता है, इसके बारे में किससे बात की गई, किस भाग में बात की गई, ये आपको बताना है। भाग नंबर 1, 2, 3 और 4, बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से सर पता चलेगा कि हमारा जो भाग नंबर 2 है, उसमें क्या होता है, नागरिकता के बारे में लिखा है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ से पता चलता है, बी नंबर एकदम राइट हो जाएगा, जिसे आप लॉक कर सकते हैं, ओके। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सही है, ओके। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्या बोल रहा है हमसे, मिसाइल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये काफी बार पूछा जाता है, ओके। मिसाइल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम और इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन को समथिंग 80 to 85% लोगों को ये पता होता है। आप बोलोगे भैया ये इजी क्वेश्चन क्यों लाते हो? तो ये देखो इजी नहीं, बल्कि ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारा प्रीवियस ईयर भी है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, ओके। तो इनको आपको याद करना है, याद क्या मतलब आपको पता है, फिर भी ये क्वेश्चन लाए जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि इसमें राइट आंसर एकदम होगा, ओके। अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब राष्ट्रपति रह चुके हैं तो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, मतलब किस मतलब इनका पीरियड काल क्या था और कब से, तो ये 5 साल तक रहे, ओके। अब राष्ट्रपति थे तो 5 साल तक रहेंगे, लेकिन इनका कौन सा था अटेम्प्ट, तो ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ओके। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो बोलो भैया ये हमारे कौन से 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ओके। ये आपको क्लियर करना है, समझना है कि ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको किसके नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मिसाइल थी अग्नि, जो कि काफी फेमस थी, और ये पूछी भी जाती है कि अग्नि मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई थी, ये पूछा जाता है, ओके। तो आपको ये भी याद रखना है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोल रहा है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी, ओके। बताइए इसमें संविधान सभा जो थी उसमें टोटल फीमेल मेंबर्स कितने थे, ओके। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 14 और ऑप्शन नंबर सी 15 और 16। ऑप्शन नंबर जो कि डी एकदम लास्ट है, ओके। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भैया जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। क्या कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, बोलोगे भैया इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी,
15 थी। ओके, सो ये क्वेश्चन हमको याद रखना है कि संविधान सभा में 15 महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? सदस्यों की 15 संख्या थी। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? बताइए इसमें प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। अब प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे तो इसमें कोई अध्यक्ष भी रहा होगा। तो जी हाँ, इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि इसमें भीमराव अम्बेडकर इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके, बाबा साहब अम्बेडकर जो कि इसमें अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन होने वाला है शायद। जी हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह सॉरी, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ये आपको बताना है। शुक्र ग्रह, शनि, मंगल ग्रह या वरुण ग्रह। ओके, इसका आंसर क्या करना है? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रखते हैं, मतलब HW में, क्योंकि आपके लिए होमवर्क भी तो होना चाहिए। आप करेंगे क्या? तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, जिसका आंसर आपको कहाँ पर बताना है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसमें आपको एक फायर वाला इमोजी भी भेजना है, जिससे हमें भी मोटिवेट आता आता रहे और ऐसे क्लासेस और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं इससे हम आपकी क्लासेस को रेगुलर कर सकें। ओके, सो क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सब्सक्राइब कर लोगे, उससे होगा क्या कि आपके पास जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आप टाइम टू टाइम इस क्लासेस को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और चैनल के साथ अपडेट रह सकते हैं। ओके, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है, जिससे क्या होगा? सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सकेगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।